हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। दोस्तों, ये वीडियो लेकर मैं आया हूं आप सभी के लिए, जहां पर हम रिसेंटली जो एचपीएस मेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुई हैं, इनके पेपर्स की आपके साथ एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा डिले हुआ है हमारी एनालिसिस के अंदर, उसके लिए माफी मांगता हूं मैं आप सभी लोगों से पहले ही, लेकिन देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। जीएस 1 पेपर जो हमारा मेंस का एग्जाम हुआ 2021 की नोटिफिकेशन थी, डिले होते होते एग्जाम जो है 2023 के अंदर कंडक्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो नोटिफिकेशन है वो 2021 की ही थी, तो इसीलिए हम इसको मेंस बोल रहे हैं 2021। और जीएस 1 पेपर की आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल जीएस 1 पेपर के लेवल के बारे में बताऊं, कितना एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया पेपर या कितना डिफिकल्ट पेपर था, तो अक्रॉस द सब्जेक्ट्स कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मुझे लगा ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इनके क्वेश्चंस काफी हमें डुएबल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन वहीं अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट आए थे और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मुश्किल हुई होगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो अक्रॉस द सब्जेक्ट्स थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम वेटेज देख लेते हैं, क्योंकि हर साल हमने भी आपको एनालिसिस की, हमने आपको टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की थी उसमें भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया था अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, वही डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम के अंदर लगभग उन्होंने रेसिप्रोकेट किया है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की, तो इंडियन कल्चर 8 नंबर 200 में से, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री 32 मार्क्स की पूछी गई, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, सोशलिज्म के ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। फिर हिमाचल हिस्ट्री 24 मार्क्स, डीएम के 2 क्वेश्चन आए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के 4-4 नंबर के। इंडियन ज्योग्राफी 32 मार्क्स की हमसे पूछी गई थी, इसमें आपको 4 क्वेश्चन जो हैं वो 8 मार्क्स के पूछे गए थे। ठीक है, तो 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यहां पर आ गए। उसके बाद एचपी ज्योग्राफी का 28 नंबर का, एथिक्स का जो पेपर है वो सिर्फ 8 नंबर का पूछा गया। इंडियन सोसाइटी 32 मार्क्स की और एचपी सोसाइटी 20 मार्क्स की। तो इसको अगर और हम कंडेंस करने की कोशिश करें, तो एचपीजी के इन ऑल 72 मार्क्स आउट ऑफ 200 जो है हमसे पूछी गई थी। तो वही जो हम कहते हैं कि लगभग 33% पेपर, 1/3 पेपर हमारा एचपी जीके से आता है, यानी एचपी हिस्ट्री, एचपी ज्योग्राफी और एचपी की सोसाइटी। तो वो ट्रेंड यहां पर फॉलो हुआ है। इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर, अगर हम इंडिया की बात करें तो 48 मार्क्स का हिस्ट्री कल्चर है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है, इसके अंदर कल्चर भी है। ठीक है, और फिर हमारा जियोग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, अगर उसको क्लब कर दें तो 40 मार्क्स का हमारा जियो एंड डीएम है। तो लगभग वही डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द 3 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, 1/3 पेपर जो है आपका इन तीनों यूनिट से आ रहा है। और इन तीनों यूनिट्स में जो एचपी जीके वाला पार्ट है, एचपी हिस्ट्री, एचपी ज्योग्राफी और एचपी सोसाइटी, उसमें से भी 1/3 हमसे पूछा गया है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की यहां पर मैं बात करूं, तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। वही डिस्ट्रीब्यूशन जो हम अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर फॉलो करते हैं या जो हम आपको बताते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अक्रॉस द सब्जेक्ट्स मार्क्स का भी हमें देखने को मिलता है। राइट, अब एक एक करके हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अक्रॉस द सब्जेक्ट्स क्या इन्फरेंसेस, क्या लेसन्स हमें मिलते हैं फ्रॉम दी मेंस जीएस 1 पेपर। तो 4 मार्कर क्वेश्चन की हम सबसे पहले बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिवन अकाउंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वॉइसरॉय सर जॉन लॉरेंस पीरियड। जॉन लॉरेंस पीरियड के टाइम पर जो कुछ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको यहां पर हाईलाइट करना था। कुलदीप सर ने आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते वक्त बताया था कि जो वॉइसरॉयज हैं, उन वॉइसरॉयज के पीरियड्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली जो हमारे वॉइसरॉयज में आपको हर वॉइसरॉय का 3-3 इंपॉर्टेंट इवेंट, वो इंपॉर्टेंट कोई एक्ट्स हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं जो उनके टाइम पीरियड में पास हुए हैं, कोई इंडियन फ्रीडम की मूवमेंट जो उनके टाइम में स्टार्ट हुई है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे 2 या 3 इवेंट आपको पता होने चाहिए हर वॉइसरॉय के बारे में। और जॉन लॉरेंस के बारे में कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर वॉइसरॉय नहीं है ये, लेकिन फिर भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगेन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा। ज्यादातर एस्पिरेंट्स ने हर वॉइसरॉय को कवर नहीं किया होगा, इंपॉर्टेंट वॉइसरॉय कवर किए होंगे और उसमें जॉन लॉरेंस नहीं आते हैं। फिर आगे बात, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बरिंदर कुमार घोष इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंपॉर्टेंट लीडर्स हमने बार बार कहा है, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर बीके घोष जी के कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन आ गया, थ्रो ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट जैन लिटरेचर। तो जो एंशिएंट जैन लिटरेचर है उसके बारे में आपको बताना था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो प्रकृत के अंदर जैन लिटरेचर लिखा गया है उसको आपको यहाँ पर एन्यूमरेट कर देना था। ठीक है, फिर बात आती है, अगेन ये जो क्वेश्चन है डुएबल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने आर्ट एंड कल्चर का मॉड्यूल हमारा पढ़ा हुआ है तो वहां पर जैन लिटरेचर बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है और सारी वो बुक्स और उनके ऑथर्स भी हमने आपको बता दिए। ऐसे 3-4 बुक्स एंड ऑथर्स, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने थे। फिर गोपाल हरि देशमुख जी का कंट्रीब्यूशन, अगेन लाइक बीके घोष जी, गोपाल हरि देशमुख जी का जो सोशल अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर हाईलाइट करने को बोला गया। फिर एक बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, हाइब्रिड हैजर्ड।
राइट। तो हैजर्ड जो हाइब्रिड होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आप बोलिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज को कंबाइन करके जहां पर हैजर्ड बन जाता है वो बन जाता है हमारा हाइब्रिड हैजर्ड। फिर मोरबी डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा करंट अफेयर से भी इंस्पायर्ड है और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इंस्पायर्ड है। तो मोरबी के डिजास्टर के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आपको लिखनी थी। अगेन मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा एक नया हमें ट्रेंड देखने को मिला कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं एचपीएस मेंस में, लेकिन इतने रीसेंट करंट अफेयर्स और इतने ज्यादा पॉपुलर जो रहे हो न्यूज में उसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और थोड़ा सा देखिए सेंसिटिव मुद्दा भी था ना मोरबी डिजास्टर का, इलेक्शन से थोड़ा सा पहले गुजरात के अंदर ये पूरा वाकया हुआ था। तो ये टेस्ट करने के लिए था कि क्या जो एस्पिरेंट्स हैं वो करंट अफेयर्स को कितना रेगुलरली फॉलो करते हैं और सेंसिटिव जो मुद्दे होते हैं उनको कितना अच्छे से फॉलो करते हैं। फिर आपकी विशाल ताल के बारे में बात आ गई। विशाल ताल के बारे में ज्योग्राफिकल नोट, इसकी लोकेशन, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताना था। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, What do you understand by the concept of inclusive governance? टेस्ट सीरीज के अंदर कह लीजिए, यूट्यूब सेशंस के अंदर कह लीजिए, प्रयास की सीरीज के अंदर कह लीजिए, इंक्लूसिव गवर्नेंस को लेकर के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब क्या होता है और इससे पॉलिटी कैसे ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगी अगर हम इंक्लूसिव गवर्नेंस लाते हैं। स्पेशली समाज के, सोसाइटी के जो बिल्कुल पिछड़े हुए हिस्से हैं उन हिस्सों को अगर हम गवर्नेंस का पार्ट बनाते हैं तब जाकर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेसी बनती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, हम बात कर रहे हैं पुअर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनकी, माइनॉरिटीज की, और वो लोग जो इलिटरेट हैं या किसी और रीजंस की वजह से दे आर नॉट एबल टू बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जैसे कि जो डिसेबिलिटीज के साथ रहने वाले लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं। तो इस तरीके के अलग अलग जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको गवर्नेंस में लाने का काम ये होता है इंक्लूसिव गवर्नेंस, और उससे हमारी पॉलिटी कैसे डेमोक्रेटिक हो जाती है। तो हम यहाँ बताएंगे हमारे राइट्स ज्यादा अच्छे से जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, इससे हमारी डेमोक्रेसी जो है मजबूत होती है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर लोगों को मिलेगी तो उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स आएंगी, उनके वेलफेयर के लिए लॉज आएंगे। इस तरीके के आपको 4 मार्क्स के अंदर आपको दोनों चीजों को बताना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के अंदर मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए था, 8 मार्क का टाइप का क्वेश्चन लगता है ये, लेकिन उन्होंने पूछ लिया है। फिर डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक डिलीवरी सिस्टम। पूरा सिलेबस से मैप करके क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि सिलेबस में हमने देखा है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जब होती है उसमें किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए और एक टाइमली मैनर में डिलीवरी कंप्लीट हो। इसके ऊपर हमने आपको नोट्स, हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंस के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये वही पूछा गया है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगी, हम उससे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। इसमें आप जैम की बात करेंगे, इसमें आप आधार इनेबल्ड पेमेंट्स की बात करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी आती है। फिर आगे, हाउ डज सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स हेल्प्स इन अचीविंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी। ज्यादा अच्छी यूनिटी हमारी आती है अगर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें। एक्सप्लेन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी हम जानते हैं इज अ डाइवर्स सोसाइटी, तो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स देने थे। अगर यहाँ पर लिखा ना एक्सप्लेन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी में आप एग्जांपल्स देंगे किस तरीके से हमारी जो डाइवर्सिटी है रिलीजन के टर्म्स में, लैंग्वेजेस के टर्म्स में, हमारी जो ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं, हमारी जो क्विजीन्स हैं उसके टर्म में, उससे हमारी यूनिटी और ज्यादा मजबूत होती है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी यहाँ बता सकते थे, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसी तरीके से हम स्टेट्स को यहाँ पर पेयर करते हैं, नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स को, ईस्ट और वेस्ट के स्टेट्स को, ताकि जो हमारा कल्चर है वो और ज्यादा इंटरमिंगल हो, हमारी यूनिटी जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर अब आते हैं हिमाचल के जीके के क्वेश्चंस पे। ट्राइबल सोसाइटीज इन ट्रांजिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो फैक्टर्स एनालाइज करिए एंड इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन इन हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल सोसाइटीज में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे से कवर किया गया था इसको कोर्स के अंदर भी, आपको यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर भी और टेस्ट सीरीज के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन था कि हाउ इज द लाइफस्टाइल इज ट्रांजिशनिंग और चेंजिंग, और ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। डेवलपमेंट हैज अ कॉस्ट एलिमेंट attached to it. What would be your suggestion for sustainable development in हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से आएगी, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन था। और बेसिकली ये जो हम कहते हैं ना कि डेवलपमेंट वर्सेस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर टेस्ट हो रहा है कि या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर लो या डेवलपमेंट कर लो। तो हिमाचल के अंदर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए या हिमाचल के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक बैलेंस आंसर लिखना था, आपको बोलना था यस डेवलपमेंट होती है तो उससे थोड़ा सा इकोलॉजिकल और सोशल कॉस्ट हमें देना पड़ता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को साथ में लेकर के डेवलपमेंट करें। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना था। फिर आपको पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करनी थी यहाँ पे। व्हाट इज पिलग्रिमेज टूरिज्म? रिलीजियस रीजंस की वजह से जो टूरिज्म होता है, एंड हाउ इट कैन बी अ मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन इन इंडिया। So again you had to give examples that how people from South India
दे कम टू नॉर्थ इंडियन सिटीज। और अगर हम हिमाचल उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी हिंदू रिलीजियस श्राइन्स हैं, जहां पर ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ हर जगह से जो इंडियंस हैं वो आते हैं। साउथ की जो श्राइन्स हैं वहां पर नॉर्थ इंडिया से ईस्ट इंडिया से लोग जाते हैं। तो बेसिकली जो पिलग्रिमेज टूरिज्म होता है वो हमारे पूरे देश को एक जगह से इंटीग्रेट करने का काम करता है। Then traditional rituals and customs among the people of Himachal have been undergoing transformation due to modernization and market forces. What is your opinion on this statement? And how do you think these practices could be saved from extinction? Now, this again is a question which, in my opinion, is not a 4-marker question. अगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफी लेंथी आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं। 4 नंबर के क्वेश्चंस नहीं हैं ये। अगर कोई भी एस्पिरेंट इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने वहां बैठा होगा एंड इफ ही और शी गॉट कैरिड फॉरवर्ड, उन्होंने जान बूझकर या फिर गलती से उन्हें लगा इतना लेंथी क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा आंसर हम लिख देंगे और 100 वर्ड्स का 120 वर्ड्स का आप अगर आंसर लिख के आए तो आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 4 मार्क्स नहीं है, ज्यादा नंबर नहीं मिलते आपको जानबूझ के इसके छोटे आंसर्स लिखने थे। वर्ड लिमिट जो है 60 वर्ड्स की, उसके अंदर ही रहते हुए आंसर लिखने थे। मैं मानता हूं दिस इज नॉट एन इजी टास्क बट यू हैड टू डू दिस, राइट। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल रिचुअल एंड कस्टम है हिमाचल के लोगों के, अब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए मार्केट फोर्सेस हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम लोग ज्यादा लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और आजकल के जमाने में कैपिटलिज्म कह लो या ग्लोबलाइजेशन कह लो, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, दूसरी अदर कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। और हिमाचल का जो यूथ है आपने देखा है उसमें काफी ज्यादा जो है कल्चर को लेकर के चेंजेस आए हैं। तो उनको कैसे सेफगार्ड करेंगे, हाउ दी सोशल प्रैक्टिसेस कैन बी सेव्ड, इसके बारे में आपको बताना था। और वहां पर आप आइडियाज दे सकते थे कि अपने कल्चर से लोगों को कैसे जो है और ज्यादा अच्छे से जोड़ा जाए। Next, the last question 4 marker is the main socio-economic reasons behind increasing trend of pompousness and exhibitionism in marriages of Himachal. So हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मैरिजेस हो रही हैं ट्राइबल या नॉन ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा शो ऑफ होता है, बहुत ज्यादा जो है खर्चे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉम्पसनेस है। तो इसका क्या सोशो इकोनॉमिक रीजन है ये आपको यहाँ पर बताना था। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपको बताना था कि किस तरीके से ये एक सोशल स्टेटस बन चुका है सोसाइटी के अंदर, अपने स्टेटस को एलिवेट करने के लिए लोग अब मैरिजेस करते हैं। ये एक सोशल सेरेमनी से ज्यादा अब ये एक इकोनॉमिक सेरेमनी बनता जा रहा है। तो इस तरीके के रीजन आपको यहाँ पर लिखने थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 8 मार्कर क्वेश्चंस पे। अगेन सबसे पहला 8 मार्कर क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का सोशलिज्म। यूजुअली पास्ट ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस जो हैं कैपिटलिज्म के ऊपर पूछे गए हैं, ज्यादातर फासिज्म के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सोशलिज्म के ऊपर काफी टाइम के बाद क्वेश्चन आया है। यहाँ पर स्ट्रेट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म क्या होता है, क्रिटिकल नोट लिख दीजिए, उसके फीचर्स यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। हमने कवर किया है इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स में। फिर हाईलाइटिंग द मेजर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेवास, करेवास की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 4 मार्कर में पूछा जा सकता था। करेवास की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समराइज करके 4 मार्क्स के क्वेश्चन के 60 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो, राइट। यहां पर लेकिन आपको 8 मार्क्स के अंदर दिया गया है, यहां पर आपको डिटेल्ड आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन वहां 4 मार्कर क्वेश्चंस में आपको बहुत डिटेल्ड आंसर्स लिखने के लिए क्वेश्चंस दे दिए गए। तो ये थोड़ा सा मुझे कमीशन की तरफ से एक आपके सभी एस्पिरेंट्स के साथ थोड़ा सा अनफेयर खेला गया है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन स्टिल करेवास के बारे में तो आप लिख सकते थे। हाउ डज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट क्लाइमेट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ऑब्वियसली एग्जांपल्स के साथ हिमालयाज की आप लोग बात करिए, यहाँ पर प्लेन्स में कैसा क्लाइमेट आता है, कोस्टल एरियाज में कैसा क्लाइमेट हो जाता है, डेजर्ट एरियाज में कैसा क्लाइमेट है। तो इस तरीके से आपको इंडिया के फिजियोग्राफी के और क्लाइमेट के रिलेशन को स्टैब्लिश करना था, एक अच्छा सा मैप बनाना था यहाँ पर, जिसमें इंडिया के वेरियस क्लाइमेटिक जो जोन्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हिमालयाज में, साउथ इंडिया की कोस्टल रीजन्स में, सेंट्रल इंडिया में, वो चीज आपको यहाँ पर दिखानी थी। Then how can depleting groundwater resources be made effective in urban areas in India? एक क्वेश्चन अगर आपने टेस्ट सीरीज हमारी सब्सक्राइब की है तो उसके अंदर भी मैंने दिया है, प्रयास सीरीज के अंदर भी एक क्वेश्चन हमने आपको करवाया था कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भारत की डिप्लीट हो रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या थोड़ा सा चेंज है कि इफेक्टिव अर्बन एरियाज में कैसे बनेंगे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें जो अंडर वाटर एक्वेफर्स हैं उनको मैप करना चाहिए। तो ये सारे जो रीजन हमने आंसर्स के अंदर आपको दिए थे वही चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी। फिर आ गया क्वेश्चन अबाउट येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स की ग्रोथ और उनकी प्रोडक्शन भारत में बढ़ेगी, दैट इज येलो रेवोल्यूशन। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर एडिबल ऑयल्स डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में प्रॉब्लम्स क्या है, हम एडिबल ऑयल सीड्स जो हैं उनको ग्रो क्यों नहीं कर पाते, या हमारी जो डिमांड है उसको मीट करने लायक ग्रो क्यों नहीं कर पाते, एंड क्या प्रोग्राम्स या स्कीम्स या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की गई हैं टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ दीज ऑयल सीड्स। वो चीज आपको यहाँ पर बतानी थी। भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है येलो रेवोल्यूशन को लेकर के, मिशन ऑन ऑयल सीड्स चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बात करनी थी।
नेक्स्ट कम्स क्रिटिकली एग्जामिन द जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। हर बार आता है क्वेश्चन, या आपको इसीलिए नोट्स के अंदर और टेस्ट सीरीज के अंदर भी करवाया गया है दैट जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन द जेंडर। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है। डू यू थिंक लीगल मेजर्स आर एनफ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और वी डू नीड टू इन्वेस्ट इन सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स। सो अगेन क्रिटिकली एग्जामिन करना था जेंडर डायमेंशन को, कि कैसे जेंडर के बेसिस पे हम लोग सोसाइटी को स्ट्रैटिफाई कर देते हैं, राइट। और वुमेन के अगेंस्ट कैसे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, एंड स्पेशली वुमेन बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस, उनके साथ ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती है। एल्डरली वुमेन के साथ हमें देखने को मिलती है, विडोज के साथ हमें देखने को मिलती है। फिर लीगल मेजर्स एनफ है क्या? तो नहीं, आप एग्जांपल देंगे, डाउरी का एक्ट है, चाइल्ड मैरिज का एक्ट बना हुआ है, डोमेस्टिक अब्यूज के लिए एक्ट बना हुआ है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में कम हुई हैं, लेकिन स्टिल दे परसिस्ट। सिमिलरली वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर जो है गाइडलाइंस हैं, एक्ट बने हुए हैं। जो बच्चियां हैं, यानी कि जो छोटी फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके अब्यूज को रोकने के लिए भी पॉक्सो जैसे एक्ट बने हुए हैं, बट स्टिल इट हैपेंस। सो लॉ इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन। आपको किस तरीके से उसमें सोशल अवेयरनेस जोड़नी पड़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला एग्जांपल आप यहां पर देंगे, ठीक है, कि वो ऐसे अगर सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं तो उसके ज्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे बात चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज सिस्टम अमंग द ट्राइब्स। अगेन अ वेरी एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कि मैरिज जो सेरेमनीज हैं, मैरिज जो स्टाइल्स हैं ट्राइब्स की, वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया ना अभी कि ट्राइब्स की जो लाइफस्टाइल है वो कैसे चेंज हो रही है। अब यहाँ पर मैरिज की बात आ गई कि मैरिज सिस्टम्स कैसे चेंज हो रहे हैं और उसके रीजंस क्या हैं। तो रीजंस वही है, मार्केट फोर्सेस चल रही हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो ज्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम के अंदर, तो उसके साथ उनके जो अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं, ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, दे आर ऑल्सो अंडरगोइंग सम अमाउंट ऑफ चेंज। Then critically examine the Mughals and hill states. And next question जो है लास्ट आप देखेंगे, critically examine the Sikhs and hill states. तो ऑब्वियसली हिमाचल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारी जो प्रजामंडल मूवमेंट्स होती हैं, और उसके बाद जो मिडिवल टाइम्स में हमारे रिलेशंस रहे हैं हिल स्टेट्स के विद मुगल्स एंड विद द सिख्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वही पूछा गया है, मुगल और हिल स्टेट्स के रिलेशन 1605 से लेकर 1658, 1605 से 1658 एडी के बीच में कैसे रहे, उसको आपको एग्जामिन करना था, सारी आपको एक्सप्लेनेशन देनी थी। और सिख्स एंड हिल स्टेट्स के साथ जो रहे हैं रिलेशन 18th सेंचुरी के अंदर, उसके बारे में आपको यहां पर बात करनी थी, राइट। एंड देन बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, दिस अगेन हैज बीन कवर्ड इन योर नोट्स एज वेल एज इन द टेस्ट सीरीज। बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग किस तरीके से डेवलप और इवॉल्व हो रही है हिमाचल के अंदर, उसके कौन से डिफरेंट स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में यहां पर आपको बात करनी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो एज वी नो, ब्रिटिश रूल में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन लेटर ब्रिटिश रूल के अंदर द मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्टेड डेवलपिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उसका आपको डिटेल्ड अकाउंट देना था। नाउ दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बिकॉज हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो 20 मार्कर्स की तैयारी जब हम करते हैं तो हम फ्रीडम मूवमेंट्स को पढ़ लेते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उनको हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में अक्सर हम लोग नहीं प्रिपेयर करते हैं। और मैं मानता हूं इन दी टेस्ट सीरीज ऑल्सो हमने इकोनॉमिक डायमेंशन जो थी कॉलोनियल रूल की उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर सीधा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आया है कि मॉडर्न हिस्ट्री का राइज कैसे होता है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, राइट। तो उसको आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना था। कैपिटलिस्ट जो इंडिया में थे उस टाइम पर भी, टाटा जी हो गए या बजाज हो गए, ये सभी जो बिजनेस हाउसेस थे, हाउ दे लेड टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड योर ज्वेलरी इंडस्ट्री, उसके बारे में यहाँ पर आपको बात करनी थी। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम अगेन सोसाइटी इंडिया की जो है से जुड़ा क्वेश्चन, दैट कास्ट सिस्टम हैज गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ विद इंक्रीजिंग पॉलिटिसाइजेशन। ये यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कुछ सालों पहले कि कास्ट जो है वो पुराने टाइम से तो चली आ रही है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में इट हैज बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एसोसिएट हो गई है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ। तो यहां पर पूछा गया है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू यू एग्री दैट कास्ट न्यू लीज ऑफ लाइफ, यानी कास्ट अब आज के टाइम पे और मजबूत हो गई है क्योंकि उसको राजनीति के लिए यूज किया जाता है। डू यू एग्री विद दिस? इफ यू डू एग्री तो रेलेवेंट एग्जांपल्स दो फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इफ यू थिंक यस दैट कास्ट इज नाउ मच मोर रिजिड, मच मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसको आपको एग्जांपल्स देने थे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो उसके आपको एग्जांपल्स देने थे। तो बताते आप यहाँ पर कि देखिए कास्ट जो है उसको लेकर के लोग पॉलिटिक्स में बहुत यूज करते हैं, उसको वोट बैंक बना करके यूज करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स लाई जाती हैं और इसकी वजह से फायदा भी होता है कास्ट को। लेकिन अब लोग अपनी कास्ट को डायल्यूट नहीं करना चाहते। पीपल दे डू नॉट वांट टू स्टार्ट इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटरकास्ट इंटरेक्शंस, दे वांट टू बी इन देयर ओन कास्ट
एंड दे टेक इट एज अ पॉलिटिकल राइवलरी, वो एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल राइवलरी जो है उसको बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस तरीके का आपको एग्जांपल्स हिमाचल के अंदर देने की जरूरत थी। नेक्स्ट इज नोट ऑन हाइड्रो पावर पोटेंशियल, बहुत बार कवर किया गया इसको। हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमने टेस्ट सीरीज और प्रयास दोनों में कवर किया है। हिमाचल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल अक्रॉस द रिवर वैलीज किस तरीके का है, कितना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी और वो हिमाचल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने कवर किया है। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की यहां पर बात करें, सो इन माई ओपिनियन इफ वी टॉक अबाउट द जियोग्राफी, डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश की भी ज्योग्राफी, सो इट वॉज वेरी डुएबल, इट वॉज इजी इन माई ओपिनियन। ये अच्छे से जो है वो कवर की जा सकती थी। आंसर इसके लिखने बहुत मुश्किल नहीं थे, वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए आप आराम से लिख सकते थे। अगर उसके बाद में बात करूं अबाउट द सोसाइटी पार्ट, द इंडियन सोसाइटी पार्ट एंड द एचपी सोसाइटी पार्ट, और जो एथिक्स इन पब्लिक सर्विस की हम लोग बात करते हैं, इट वॉज मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था, क्योंकि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे उन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में 8 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, जिसके आपको डिटेल लेंदी आंसर लिखने पड़ते, राइट। फिर फाइनली अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखें, इट वाज डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के जो 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए और जो हमसे 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, वो बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं थे, जो आप आराम से लिख लेते, कोई भी एस्पिरेंट लिख लेता। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री को कवर किया होता, देन ओनली यू वुड हैव बीन एबल टू राइट दीज आंसर्स, राइट। सो इन माय ओपिनियन ओवरऑल वर्डिक्ट दैट पेपर वाज अगेन बैलेंस्ड। कुछ चीजें मुश्किल आती हैं, कुछ आसान आती हैं, कुछ डुएबल रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो काफी हार्ड रहती हैं। तो उसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चली आ रही है पहले टाइम से वही चल रही है, लेकिन डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो वो भी अगेन बैलेंस है। कुछ सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हैं, वो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, और सोसाइटी के जो क्वेश्चन थे और पब्लिक सर्विस के जो क्वेश्चन थे, एथिक्स के क्वेश्चन थे, वो भी डुएबल क्वेश्चन थे। गांधीयन थॉट के ऊपर हमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिला इसमें, तो ये कि सरप्राइज था, गांधीयन थॉट के ऊपर यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला, राइट। तो हर बार आता है लेकिन इस बार नहीं पूछा गया, तो कुछ कॉम्पोनेंट्स मिस हुए हैं, लेकिन अगेन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस फॉर द पेपर। अगर कोई एस्पिरेंट अच्छे से तैयारी करके अच्छे से मॉक टेस्ट लिख करके गया होगा, तो उसने अच्छी अटेम्प्ट दी होगी इस पेपर के अंदर, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।